संग जिन्वू बनाम सोन गोकू। एनीमे दुनिया में गोकू हमेशा से ताकत का मापदंड रहा है और अब हमारे पास दो सबसे ताकतवरों के बीच मुकाबला है। एक नेक्रोमेंसर जो हर जीत के साथ मजबूत होता है बनाम सैयन जो हर लड़ाई में अपनी सीमाओं को तोड़ता है। तो कौन जीतता है? वह जो अपनी जान दे देता है या वह जो जीवन को मौत देता है? कौन जीतता है? सुंग जिन्वू बनाम सोन गोकू। सुंग जिन्वू, जिसे इतिहास में सबसे कमजोर शिकारी के रूप में लेबल किया गया है। हालांकि जब वह एक डबल डंगोनन में प्रवेश करता है तो इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है। चारों ओर देखते हुए वह मूर्तियां देखता है और एक पट्टिका पर ये भगवान के स्वयं के आदेशों को पढ़ता है। अधिकांश शिकारी तुरंत मारे जाने के बाद वे आदेशों का पालन करने लगते हैं, लेकिन अंतिम आदेश वहीं पर दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उन्हें अपनी आस्था साबित करनी होती है। संग जिन्वू के पीछे रुकने के साथ ताकि हर कोई भाग सके, यह अंत लगता है। उसके अंतिम शब्द थे, काश मुझे एक और मौका मिलता। और उसी क्षण एक स्क्रीन पॉपअप होती है, पूछती है कि क्या वह जीना चाहता है। जागते हुए सुंग जिन्वू को ऐसा लगता है जैसे वह एक सपने से बाहर आया हो, क्योंकि सिस्टम ने उसे एक खिलाड़ी बनने की क्षमता दी है और अब उसे मजबूत बनने के लिए दैनिक कार्य पूरे करने होंगे, नहीं तो दंड मिलेगा। प्रत्येक कार्य को पूरा करने पर उसे पुरस्कार मिलते हैं जिन्हें वह अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है और वह अपनी सारी अंक शक्ति में डालने वाला है। काल कोठरी में प्रवेश करते हुए वो बहुत तेजी से स्तर बढ़ाने लगता है। जितने अधिक राक्षस वह मारता है उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है, क्योंकि प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए ही प्रोग्राम की गई है। बाद में जिन्वू को सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे नौकरी बदलनी है, जिसमें एक शर्त यह है कि जितना अधिक समय वह डंगोन में जीवित रहता है उतनी ही अधिक संभावना है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जिन्वू स्वीकार करता है और सभी राक्षसों को पराजित करना शुरू करता है जब तक कि वह एक के सामने नहीं आता। रक्तलाल कमांडर इग्रिस। जिन्वू को एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंदी किसी भी चीज से अलग है जिसका उसने कभी सामना किया है, और जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू होती है जिन्वू हर श्रेणी में पूरी तरह से मात खा रहा है। जिन्वू की तलवार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि वह अपने नंगे हाथों का उपयोग करने का निर्णय लेता है और इग्रिस भी ऐसा ही करने का निर्णय लेता है। और फिर भी वह इधर उधर फेंका जा रहा है और एक खाली राजा के सिंहासन पर गिरता है, और ठीक उसके मारे जाने से पहले वह इग्रिस की तलवार पकड़ लेता है और उस क्षण का उपयोग इग्रिस की गर्दन में छुरा घोंपने और अंततः उसे हराने के लिए करता है। इग्रिस को हराने के बाद जिन्वू को दंड क्षेत्र में भेज दिया जाता है क्योंकि वह अपनी दैनिक खोज करना भूल गया था, और जब वह लौटता है तो उस क्षेत्र में बिताया गया समय उसके जीवित रहने के समय में गिना जाता है। और जब सभी दुश्मनों को हरा दिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सबसे उच्च श्रेणी का नेक्रोमेंसर दिया गया, शैडो मोनार्क का खिताब प्राप्त करते हुए, जिसमें जिन्वू को अब शैडो एक्सट्रैक्शन की क्षमता मिलती है, लेकिन इसके लिए एक कीवर्ड की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए आपको सबसे मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वह उन झूठों को नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि वे जागें तो शब्द कहें, उठो, और उस एक शब्द के साथ सभी पराजित सैनिक एक छाया सेना के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन एक और है जो अभी भी सो रहा है। जिन्वू इग्रिस को जगाने की कोशिश करता है लेकिन 2 बार असफल होता है। उसके पास केवल एक और मौका बचा है। वह इग्रिस से कहता है कि उसके सामने खड़े आदमी के लिए लड़े और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, उठो, और इसके साथ ही वह अपने पहले बॉस समन शैडोज के कमांडर इग्रिस को जगाता है। जिन्वू और भी अधिक शक्तिशाली बनते गए, अपनी सेना में और भी अधिक शक्तिशाली सैनिकों को भर्ती करते हुए, जिनमें से अधिकांश की छायाओं के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति और विशाल जादुई शक्ति थी। योद्धाओं जैसे टैंक, आयरन और टस्क, साथ ही चींटी राजा बेरू को भर्ती करते हुए। लेकिन यह जिन्वू से भी पहले की बात है। समय की शुरुआत में केवल 2 चीजें मौजूद थीं, प्रकाश और अंधकार, जब तक कि परम सत्ता ने प्रकाश को शासकों में और अंधकार को सम्राटों में विभाजित नहीं कर दिया। शासक और सम्राट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि शासक अपनी शक्ति का उपयोग जीवन की रक्षा के लिए करते हैं और सम्राट अपनी शक्ति का उपयोग इसे नष्ट करने के लिए करते हैं। यह अंततः सम्राटों और शासकों के बीच युगों तक चलने वाले युद्ध का कारण बना। अंततः शासकों ने परम सत्ता को मार डाला और उसके अस्तित्व के सभी अवशेषों को नष्ट कर दिया। एक शासक इससे असहमत था और बाकी के खिलाफ हो गया, अपने भगवान के लिए लड़ते हुए। अंत में उसे स्वयं भगवान से एक इच्छा मिली, मृतकों को नियंत्रित करने की शक्ति, और अब यह सारी शक्ति जिन्वू के हाथ में है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, कोई भी शैडो मोनार्क की पूरी शक्ति को संभाल नहीं सकता, लेकिन यहीं पर सिस्टम काम आता है।
आर्किटेक्ट छाया के सम्राट के साथ काम करता है और एक प्रणाली बनाता है जिससे एक मानव अंततः सम्राट की पूरी शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सके। तो एक मानव को पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अधिक से अधिक स्तर बढ़ाने होंगे। अंततः 100% क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होना होगा और जिन्वू जो शक्ति प्राप्त करता है वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। सोलो लेवलिंग लाइट नॉवेल के लेखक के अनुसार रैकम वह जानवरों का राजा भले ही कमजोर हो, पृथ्वी पर होने के कारण उसके पास ग्रह को धूल में बदलने की ताकत है। सन जिन्वू पहले के छाया के सम्राट और विनाश के सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है, जो बाकी सम्राटों से पूरी तरह अलग स्तर पर बताए और दिखाए गए हैं। शैडो मोनार्क की असली शक्ति एक हथियार है जो भगवान द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने के लिए है। उसने सभी 8 मोनार्क और उनकी 1 करोड़ सैनिकों की सेना को मार डाला और सैकड़ों टाइटन्स को आसानी से मार डाला, जो ग्रह खाने वाले दानव हैं, जिनकी शक्तियां स्वयं मोनार्क के बराबर हैं। लाइट नोवेल के अध्याय 219 और 220 में सन जिन्वू अशबोर्न से बात करते हैं, जहां वह शासकों और शासकों की सच्चाई का खुलासा करते हैं। शासक खुद शासकों के बराबर थे क्योंकि वे एक दूसरे के खिलाफ युगों से लड़ रहे थे और बदले में वे उस परम अस्तित्व को मारने की उनकी क्षमता के बराबर होंगे जिसके बारे में कहा गया है कि इसने ब्रह्मांड की हर चीज, सभी आयाम और यहाँ तक कि मृत्यु की दुनिया भी बनाई, जिसके बारे में कहा गया है कि यह आकार में अनंत है। सन जिन्वू इतना अधिक शक्तिशाली बनने पर केंद्रित था कि उसने अपनी गति में कुछ अंक जोड़ना नहीं भूला। जैसा कि विनाश के सम्राट के साथ उसकी लड़ाई में देखा गया, जिन्वू एंडेस के हमलों को चकमा देने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, जिन्हें प्रकाश की गति से चलने वाला बताया गया था। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि सिस्टम की शक्ति के आंकड़े आपकी कुल शक्ति में योगदान करते हैं और निश्चित रूप से आपकी गति में भी। और कहा गया कि वह प्रकाश से भी तेज था, लेकिन आप उसे और भी ऊंचा मान सकते हैं अगर आप सोचें कि सम्राट स्वयं समय से पहले अस्तित्व में थे, जिन पर जिन्वू प्रतिक्रिया कर सकते थे। नए शैडो मोनार्क के रूप में जिन्वू अमर हैं और अनंत जीवन जिएंगे, और जो मर जाते हैं उन्हें एक शब्द से वापस लाया जा सकता है। राग्नारोक की श्रृंखला में जिन्वू बाहरी देवताओं के खिलाफ लड़ते हैं, जो परम अस्तित्व के समान जाति के प्राणी हैं और जिनके पास अतिरिक्त आयामी जादू है जो आयामी दीवारों को तोड़ सकता है। कुल मिलाकर सन जिन्वू बहुब्रह्मांडीय से जटिल बहुब्रह्मांडीय तक मापा जाएगा, जो प्रकाश की गति से बहुत तेज और असीमित गति तक है। तो क्या गोकू इस तरह के शक्तिशाली योद्धा को हरा सकता है? खैर, सोन गोकू कह रहा है कि उसका लक्ष्य बहुब्रह्मांड में सबसे मजबूत नश्वर बनना है। यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल सुपर की दिव्य घटनाओं से पहले गोकू की ताकत अद्भुत थी, क्योंकि वह यूनिवर्स के सम्राट फ्रीजा जैसे पात्रों को पार कर गया था, जो अपनी विस्फोटक शक्ति को रोकते हुए भी नामिक को नष्ट करने की क्षमता रखता था। और यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे आकाश गंगा के बाहर से भी देखा गया, जिससे उसे बहुस्वर प्रणाली स्तर की शक्ति प्राप्त हुई। और यहाँ तक कि कई बयान और मार्गदर्शिकाएं हैं जो कहती हैं कि फ्रिजा अपनी दूसरी अवस्था में ही पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, सेल को पार करते हुए, जिसके बारे में भी कहा गया है कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और यह भी कई बार कहा गया कि उसके पास असीमित और अथाह शक्ति है, और न केवल उन असीम ऊर्जा के संदर्भ में जो एंड्रॉइड्स के पास है, बल्कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति को कथाकार द्वारा बताया गया है, जो न्याय के ग्रिम रीपर जैसे पात्रों को पार कर जाती है, गोटेंग्स के रूप में एक सुपर सयान 3, जो केवल अस्तित्व में रहकर आयामों से बाहर चिल्लाने और वास्तविकताओं को मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और निश्चित रूप से हम माजिन बू को नहीं भूल सकते, जो वुहान के रूप में केवल अपनी शक्ति बढ़ाकर वैकल्पिक आयामों के साथ पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इस बिंदु पर श्रृंखला में गोकू इतना तेज है कि वह नर्क के माध्यम से यात्रा कर सकता है, जिसे आकार में अनंत कहा गया है, जिससे उसे अनंत गति मिलती है, जिसे सीमित समय में अनंत दूरी पार करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ड्रैगन बॉल सुपर की घटनाओं में प्रवेश करते हुए गोकू पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली योद्धा है और अब विनाश के देवता बीरस के सामने है, जो एक ऐसे प्राणी की खोज में है जो उसका प्रतिद्वंद्वी बनेगा, एक साइन जो दिव्य ऊर्जा में लिपटा है, एक सुपर साइन गॉड। बीरस इतना शक्तिशाली है कि वह सुपर सयान 3 गोकू को अपमानित कर सकता है और केवल 2 बार में उसे हरा सकता है, लेकिन गोकू का कहना है कि यहाँ तक कि फ्यूजन भी उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और जीतने का एकमात्र तरीका सुपर सयान गॉड को खोजना है। शेनरॉन गोकू को बताते हैं कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान में 5 शुद्ध हृदय वाले सयान अपनी जीवन शक्ति को छठे में डालते हैं। ब्रह्मांड की आशा पर विश्वास रखते हुए गोकू नीली रोशनी में लिपट जाता है और जो बाहर आता है वह एक सयान है जिसने वास्तव में दिव्यता प्राप्त कर ली है, सुपर सयान गॉड गोकू। गोकू और बीरस अपनी लड़ाई शुरू करते हैं और वे ऊंचाई पर जाते हैं क्योंकि गोकू इस नई ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख रहा है। गोकू और बीरस टकराते हैं और उनकी मुट्ठियों से ऐसी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं जो न केवल जीवित दुनिया को नष्ट कर देंगी बल्कि पूरे यूनिवर्स 7 को भी, जो एक काल्पनिक बुलबुला है जिसमें कई अलग अलग अंतरिक्ष समय शामिल हैं। और ड्रैगन बॉल डाइजन जेन 4 वर्ल्ड गाइड में कहा गया है कि परलोक एक पारलौकिक क्षेत्र है जो जीवित
ब्रह्मांड से परे मौजूद है। और इसे ड्रैगन बॉल के सुपर एक्साइटिंग गाइड में कई बार स्थान और समय की अवधारणाओं से परे बताया गया है, जिसमें दो अलग अलग व्याख्याएं हैं, क्योंकि परलोक चौथे आयाम से 2 आयामी स्तर ऊपर हो सकता है, जिससे यह न्यूनतम 6 आयामी बनता है। या यह मानते हुए कि परलोक स्वयं ही स्थान और समय की अवधारणाओं से रहित है और सभी आयामों से परे है, जिससे ड्रैगन बॉल का परलोक बाह्य आयामी प्रकृति का हो जाता है। जैसा कि जून 2013 के वी जंप अंक में भी कहा गया था कि गोकू और बीरस की लड़ाई सुपर डायमेंशनल थी, जिसमें कंजी शोजिगन था, जिसका शाब्दिक अर्थ है उच्च आयामों से ऊपर। गोकू अपनी गॉड फॉर्म खो देता है, लेकिन शक्ति खोती नहीं है, बल्कि गोकू के अस्तित्व में समाहित हो जाती है, जिसका मतलब है कि गोकू के पास यह ब्रह्मांड विनाशक शक्ति उसके बेस फॉर्म में है और वह इस पर सुपर सयान 1, 2, 3 और यहाँ तक कि गॉड को भी जोड़ सकता है। सुपर सयान उसके मूल रूप पर 50 गुना गुणक है, सुपर सयान 2 उससे 2 गुना है, सुपर सयान 3 उससे 4 गुना है और इसी तरह सुपर सयान गॉड भी है, जो उसके मूल रूप से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है। बाद में गोकू सुपर सयान और सुपर सयान गॉड को मिलाकर सुपर सयान ब्लू बनाता है, जो सुपर सयान गॉड से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और वह इसके ऊपर कायोकेन को जोड़ने में सक्षम है, जैसा कि वह हिट के खिलाफ अपनी लड़ाई में दिखाता है, जिसके पास भविष्य में समय को छोड़ने की क्षमता है, लेकिन गोकू उसे भविष्य से बाहर खींचकर वर्तमान में वापस लाने में सक्षम है। कायोकेन के साथ उसकी शक्ति 2, 10 और यहाँ तक कि 20 गुना अधिक हो जाती है। बाद में गोकू पावर टूर्नामेंट में यूनिवर्स 11 के एक नश्वर जिरेन के खिलाफ लड़ेगा, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने अपने विनाश के देवता को पार कर लिया है और उसके बारे में बयान और मार्गदर्शिकाएं हैं जो कहती हैं कि उसने उन सभी को पार कर लिया है। विनाश के देवताओं के पास भी बयान है कि उनकी ताकत एक उच्च आयाम से है। जिरेन ने दिव्य समय रेखा के अनंत जमासु को भी पार कर लिया, जो एक देवता था जिसने खुद को ट्रंक्स की समय रेखा के ब्रह्मांड के साथ मिला लिया था, अतीत, वर्तमान और भविष्य में, और संभवतः वेजिटो ब्लू से भी अधिक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बीरस से भी अधिक शक्तिशाली है। गोकू जिरेन के खिलाफ लड़ता है और जिरेन सुपर सयान गॉड गोकू के मुक्कों को सिर्फ एक उंगली से रोकने में सक्षम है। ये मुक्के बैटल ऑफ गॉड्स आर्क में बीरस पर फेंके गए मुक्कों से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जिरेन आसानी से कायोकेन 20 गुना ब्लू गोकू को हरा देता है और उसे अपना तुरुप का पत्ता यूनिवर्स 7 स्प्रिट बम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। जब गोकू 20 गुना ब्लू के साथ धक्का देता है, जिरेन केवल एक नजर से उसे वापस धकेल देता है और गोकू अपनी ही हमले में गिर जाता है, लेकिन मरने की इच्छा न होने के कारण वह कुछ और हासिल कर लेता है। खैर, स्प्रिट बम की राख से उठता है एक नश्वर, जिसने एक ऐसा रूप प्राप्त किया है जिसे देवता स्वयं नहीं पहुंच सकते। स्वायत्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एंजल्स की तकनीक, मिगाटे नो गोकू ही। सिर्फ अस्तित्व में रहने से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अनंत शून्य की दुनिया को हिला सकता है, जिससे आप वास्तव में तर्क कर सकते हैं कि यह क्षेत्र 12 ब्रह्मांडों से भी बड़ा है, क्योंकि यह संकेत दिया गया है कि यह उन ब्रह्मांडों से अधिक टिकाऊ है जिन्हें ये पात्र इस बिंदु पर लगभग पलक झपकते ही मिटा सकते हैं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 2 बार और एक्सेस कर पाता है। एक बार यूनिवर्स 6 पोटारा फ्यूजन केफला के खिलाफ अपनी लड़ाई में, जिसने कहा था कि वह एक ही वॉर में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है, और एक बार फिर जिरेन के खिलाफ लड़ने के लिए इस बिंदु पर गोकू इतना मजबूत हो जाता है कि उसका कायोकेन 20 गुना ब्लू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोप्पो से ऊपर स्केल करता है, जिसने एक ही विनाशक विस्फोट से पूरे शून्य की वास्तविकता को विकृत कर दिया था। जैसे ही गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग करते हुए लड़ता है, वह और भी तेज और जोर से मार रहा है, इस हद तक कि वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से इंस्टिंक्ट में डूब जाता है। जिरेन अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला करने का निर्णय लेता है, ये कहते हुए कि यह खत्म हो गया है, लेकिन तभी गोकू कुछ और भी भयानक जागृत करता है, जिससे सभी देवता प्रशंसा में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गोकू एक दिव्य देवदूत की चमक में लिपटा होता है, वह जिरेन के हमले को झटक देता है और उसे उड़ाकर फेंक देता है, इससे पहले कि जिरेन को पता चले कि उसे क्या मारा, और मंच के ऊपर खड़ा है अपनी पूरी भव्यता में, देवताओं से ऊपर नश्वर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। गोकू पूरी तरह से जिरेन को नष्ट करने में सक्षम है। जिरेन भी अपनी सीमाओं को पार कर रहा है, क्योंकि दोनों योद्धा अपने अपने ब्रह्मांडों के लिए लड़ रहे हैं, और अंत में गोकू जिरेन को परास्त करने में सक्षम होता है और अंततः यूनिवर्स 7 की जीत के लिए उसे हरा देता है। केवल 45 मिनट में देवताओं को पार करने वाला नश्वर बनकर खड़ा होता है। मंगा में प्रवेश करते हुए गोकू ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करता है, क्योंकि मोरो को ब्रॉली से भी अधिक शक्तिशाली बताया गया है, और गोकू परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने में
सक्षम है, जो इतना शक्तिशाली है कि मोरो का हाथ गोकू की छाती पर टूट जाता है और वह अपनी खुद की विशाल सुसानो जैसी तकनीकें भी प्राप्त कर लेता है। गोकू ग्रेनुला और गैस के खिलाफ लड़ता है, जिन्होंने सचमुच उससे अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा की अपनी जिंदगी के कई सालों का त्याग कर दिया। गैस एक ही समय में MUI गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों का सामना करने में सक्षम है और गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग कर सकता है और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली से थोड़ा अधिक शक्तिशाली बन जाता है और अपने बेटे से लड़ने के बाद मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फिर से उसका सबसे शक्तिशाली रूप बन जाता है और सयान केवल और मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर सोन गोकू जटिल बहुब्रह्मांडीय से बाह्य ब्रह्मांडीय तक मापा जाएगा अनंत से प्रासंगिक गति के साथ। ठीक है, तो यह मुकाबला या तो एक बहुत अच्छी लड़ाई है या पूरी तरह से एक तरफा व्याख्या पर निर्भर करता है। यदि आप यह व्याख्या लेते हैं कि गोकू जटिल बहुविश्वीय है, तो वह जी के समान आयामी स्तर पर होगा। जिनवू जो उसे जीतने का मौका दे सकता है, क्योंकि जिनवू के पास कुछ बहुत ही अद्भुत हैक्स हैं और वह अपनी तरफ से लड़ने के लिए एक विशाल छाया सेना को बुला सकता है जो अंततः गोकू को हरा सकती है, जिनवू को जीत दिला सकती है और सैयन को उसकी छाया सेना में जोड़ सकती है। हालांकि यह गोकू के किसी भी रूपांतरण को ध्यान में नहीं रखता जो उसे लाखों गुना अधिक शक्तिशाली और तेज बना देता है। जबकि सोन जिनवू के पास कॉम्प्लेक्स गोकू के खिलाफ कुछ जीत की स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन गोकू के पास मौजूद भारी मात्रा में रूपांतरण और युद्ध कौशल उसे बढ़त देंगे। आउट रिवर्सल व्याख्या लेते हुए गोकू आसानी से जीतता है और यह मुकाबला भी नहीं है। तो अंत में मैं आप लोगों को निर्णय करने दूंगा कि किस दिशा में जाना है। किसी भी तरह से मेरी राय में गोकू फिर भी शीर्ष पर रहेगा। तो अंत में मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को यह कहकर छोड़ूंगा, ये लड़ाई जिनवू की आखिरी होगी।